हेलो दोस्तों, मैं अखिल आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखेंगे, ये क्यों लाया गया ये भी देखेंगे और प्रोविजंस इसमें क्या कह रहा है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। Background: After the revolt of 1857, Government of India Act was passed in 1858। जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, जिसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग पावर था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रही थी वो ले लिया गया। और अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन रूल करेगा? क्राउन रूल करेगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, जिससे आप इस वीडियो को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1858 इंट्रोड्यूस चेंज इन द होम गवर्नमेंट। अब इसमें क्या चेंज हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर निकलकर किसके हाथ में गई? क्राउन के हाथ में। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी अब जो गवर्न कौन करेगा अब इंडिया को? ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक है ना। बट लेकिन इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं किए गए, कोई भी लेजिस्लेटिव चेंज नहीं किए। जो जैसा सेटअप था पहले चला आ रहा था वही चल रहा था। अब लेकिन ये जरूरी था। फॉर द गुड पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया इट वॉज हाईली रिक्वायर्ड चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब अच्छे से अगर उनको पॉलिटिकल रूल करना है, क्योंकि अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मोटिव था, वो यहाँ पे रूल तो करती थी बट उसका मेन मोटिव था ट्रेड। उसको ट्रेड में कितने से कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। बट अब क्राउन रूल कर रहा है तो एक चेंज आया। वो अब यहाँ पे इंडिया उनकी एक कॉलोनी थी और वो इसको अच्छे से मतलब रूल करना चाहते थे, वहाँ पे अच्छे से पॉलिटिकल कंट्रोल अपना बना के रखना चाहते थे, जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर दोनों में ही चेंज करें। द इंडियन काउंसिल एक्ट फॉर फिल और इम्प्रूव द लूप होल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों लाया गया? मतलब एक इम्पॉर्टेंस था। पहली बात तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव चीज़ों में चेंजेस करने थे। और जो 1858 में कुछ लॉ पारित किए गए या मतलब कुछ सजेशन दिए गए बट वो पारित नहीं हुए थे उतनी टाइम, बस मतलब एक लीगल फॉर्म में आ गए थे। बट उसको पारित करने के लिए भी एक स्पेशली एक्ट की जरूरत थी, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट बना 1861 का। और भी कई सारे इम्प्रूवमेंट किए गए इसमें, जो कि आगे हम देखते हैं। फॉर इम्प्रूविंग द इंडियन लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सही करने के लिए सीरीज ऑफ काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन 1861, 92 एंड 1909। देखिए फर्स्ट काउंसिल एक्ट ये रहा, सेकंड ये आएगा और थर्ड काउंसिल एक्ट ये आएगा। ये सीरीज ऑफ मतलब कह सकते हैं सीरीज ऑफ काउंसिल एक्ट पास किए गए, जिसके जरिए अब लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय अ फिफ्थ मेंबर वाज एडेड। क्योंकि अभी तक जो 18 चार्टर एक्ट 1853 में 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर हुए थे, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे जो किसी भी एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करते थे। अब डायरेक्टली अब भाई ब्रिटेन के कंट्रोल में है या क्राउन के कंट्रोल में आ गए है इंडिया, तो अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ, अभी इतना बड़ा इंडिया है आप कैसे उसको कवर करोगे, तो उसकी काउंसिल को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो उसमें एक फिफ्थ मेंबर भी ऐड किया गया जो कि लॉ, मेनली लॉ का जानकार होना चाहिए और लॉ मेंबर ही ऐड किया गया था उतनी टाइम। ठीक है, और उसके बाद अब जरूरत समझने पर एक 6 मेंबर भी ऐड किया जाता है, इस एक्ट में नहीं बट हाँ 1874 में एक 6 मेंबर ऐड किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि क्या देखता था? पब्लिक वर्क। ओके, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय एट द टाइम। उतने टाइम जब ये एक्ट आया तो उतने टाइम गवर्नर जनरल या वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। जिस सिस्टम को पूरी तरीके से लाया गया, मतलब जिस सिस्टम को पूरी तरीके से लागू किया गया वो 1861 के काउंसिल एक्ट में ही लागू किया गया। ठीक है ना। पोर्टफोलियो ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब पोर्टफोलियो का मतलब यही रहा कि ना कि हर एक, जैसे काउंसिल उनका मेंबर है, ठीक है ना,
तो उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाए, जैसे होम डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया और फाइनेंस, ठीक है ना। ये तो 5 1861 में दे दिए गए। ये कब ज्वाइन हुआ? 1874 में, ठीक है ना। दो फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज द वायसरॉयज काउंसिल वॉज एनलार्ज्ड, मतलब अब लेजिस्लेटिव इतने मतलब अब इतने बड़े मतलब एक इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को रूल करना है तो उसके लिए और भी मेंबर की आवश्यकता होगी क्या? 6 ही मेंबर तो चला नहीं पाएंगे। तो उसमें और एक एडिशनल मेंबर की पोस्ट मतलब एडिशनल मेंबर भी रखे जाने लगे, जिनकी संख्या मिनिमम 6 होती थी और मैक्सिमम 12 की गई। जो डायरेक्टली कौन नॉमिनेटेड करता था? वायसरॉय। जो हेल्प क्या करेगा? लॉ बनाने में और उनके इंटरनल मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को संभालने में। ये काउंसिल ये सब पोर्टफोलियो जैसे होम डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू, इनको सबको हेल्प करने के लिए ये एडिशनल मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। द एडिशनल मेंबर वर टू बी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। अब ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश, जाहिर सी बात है, और नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस। ऑफिशियल मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम वहाँ पे आप मतलब सर्व कर रहे हैं या मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, ब्रिटिशर जो भी होंगे वो ऑफिशियल मेंबर कहलाएंगे। जो इंडियन मेंबर होंगे जो नहीं कर रहे हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ होती थी, कुछ ना कहीं उनके पास एक पॉलिटिकल पावर या उनके पास कहीं ना कहीं जन मत होता था, तो उनको एज अ इंडियन ट्रीट मतलब अच्छे से ट्रीट किया जाता था क्योंकि उनको रूल करना है। अब मेजोरिटी किसकी रहेगी इस एडिशनल मेंबर की काउंसिल में? जाहिर सी बात है यूरोपियंस हैं तो यूरोपियंस की ही रहेगी अच्छे से, मतलब उनकी मेजोरिटी, ठीक है ना। एडिशनल मेंबर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। यहीं पे मतलब ये जो काउंसिल थी ना एडिशनल मेंबर की, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बाद 2 साल तक की इनका पीरियड था। 2 साल के बाद इन ये रिटायर होंगे और वायसरॉय दूसरी नई काउंसिल या इन्हीं को मतलब 2 साल में इनका पीरियड खत्म हो जाएगा। अब नया पीरियड जो आएगा उसमें कौन रहता है कौन नहीं रहता है ये वायसरॉय के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस इन द 3 इंडियंस टू द काउंसिल इन 1862। अब 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 मेंबर को ऐड किया जो कि इंडियंस थे इस एडिशनल मेंबर की काउंसिल में, जो कि थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? रीजन ये था ना, उन्हें पॉलिटिकली रूल करना है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से उनको अब इंडिया को एक स्ट्रक्चर्ड रूल करना है, तो उनको कहीं ना कहीं इंडियन को रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो ये जनता के अंदर फिर असंतोष की भावनाएं उमड़ सकती हैं कि भाई तुम ही लोग रूल कर रहे हो या कोई भी हमारे मतलब फेवर में कोई भी काम आपने नहीं किया है। तो इसकी वजह से इंडियंस को भी उसमें रखा गया जिसके जरिए जनता को कंट्रोल किया जा सकता है, जनता मतलब एक प्रकार से असंतोष की भावना ना फैले उसमें जनता में, ठीक है ना। दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज। अब जो प्रेसिडेंसीज की जो मद्रास एंड गवर्नमेंट है उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा छीन ली गई थी, मतलब हटा दी गई थी उनकी। तो अब इस एक्ट में 1868 के काउंसिल एक्ट में अब जो प्रेसिडेंसीज होती हैं उसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए अब ये दोबारा जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर ये दोबारा रिस्टोर कर दी गई कि अब अपने रीजनल लेवल पे आप लॉ बना सकते हैं। बट एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक, अब लॉ तो आप बना सकते हैं लेकिन अगर कोई भी मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल है जैसे कि पब्लिक रेवेन्यू, डेप्थ, मिलिट्री और रिलीजन एंड फॉरेन अफेयर, तो आपको किसकी परमिशन के बिना ये पास नहीं होगा? वॉयसरॉय चाहेगा तभी ये पास होगा, आइदर वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक पिटीशन लाइक है बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? अब इंडिया का जो इंडियन अफेयर्स के बारे में इंडियन अफेयर्स के रिगार्डेड जो ब्रिटिश में एक जिम्मेदार व्यक्ति था कि पार्लियामेंट किससे सवाल पूछेगी भाई, तो इंडिया से रिगार्डेड कोई भी अगर उनको क्वेश्चन करने हैं तो किसे पूछेगा? डायरेक्ट आके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब उसके पास ये पावर थी कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक्ट को जो कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के द्वारा पास की गई है। क्योंकि मैंने यहाँ पे गवर्नर जनरल ही क्यों लिखा? क्योंकि यूरोपियन के लिए वो जो पर्सन है या वो जो पद है वो वायसरॉय सिर्फ इंडियंस के लिए बना, यूरोपियन के लिए अभी भी वो गवर्नर जनरल ही है, ठीक है ना। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल वर फॉर्म्ड इन अदर प्रोविंसेस like Bengal in 1862, Northwest Frontier Province in 1866 and Punjab and Burma in 1897.
अब और भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी अदर प्रोविंसेस में, जैसे बंगाल में 1862 में बनाएगी, 1886 में बनाएगी, और बर्मा एंड पंजाब में 1897 में बनाएगी। अब इनके लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके पास होती थी और एडिशनल मेंबर की काउंसिल भी होती थी। जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं वहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक एडिशनल मेंबर की काउंसिल होगी, जिसमें जाहिर सी बात है 6 से 12 तक की आप व्यक्ति रख सकते हैं, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता हैड एक्सटेंसिव पावर टू पास द लॉ फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कलकत्ता की थी वो पूरे इंडिया के लिए लॉ पास कर सकती थी, उसके पास ये पावर था, क्योंकि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रेजेंट सेनेरियो में देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कलकत्ता की थी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो वो एज अ सेंट्रल पावर थी। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो वो किसी के लिए, मतलब पूरे इंडिया के लिए, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है उसको पास करती थी, उसके लिए रूल अब पास कर सकती थी। द वायसरॉय वाज एम्पावर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी टू इशू द ऑर्डिनेंस विदाउट द प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पे वॉयसरॉय को ये पावर दी गई 1861 के जरिए कि आप किसी भी इमरजेंसी केस में आप ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश पारित कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में काफ़ी सारे प्रोसीजर होते थे, पहले चेक होता था, फिर उसके बाद उसको पास करने के लिए सबके साइन होते थे, फिर मतलब ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस था। तो उससे बचने के लिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो वॉयसरॉय होगा वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, जिसकी अवधि मतलब जिसका पीरियड जो होगा वो 6 मंथ के लिए था। ओके, थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।